बिल्किस बानो केस में दोषियों को जल्द रिहा करने की अनुमति देने वाले गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना है और समय से पहले रिहाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है। बिल्किस की याचिका को सुनवाई योग्य माना गया है और गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो अब आपको विस्तार से बता देते हैं दरअसल पूरी खबर क्या है। अगस्त 2022 के अंदर बिल्किस बानो केस के अंदर दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया गया था। गुजरात सरकार का यह आदेश सामने आया था जिसको बिल्किस बानो ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दोषियों को सजा से छूट का इस मामले के अंदर उनके प्रति रियायत की शिकायत की थी। गुजरात सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। समय से पहले रिहाई के आदेश को निरस्त करने का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। बिल्किस बानो केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 दोषी जो थे जिन्हें समय से पहले अगस्त 2022 के अंदर रिहा करने का आदेश गुजरात सरकार की तरफ से दिया गया था, उसे बिल्किस बानो ने चुनौती दी थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। समय से पहले दिए गए रिहाई के इस आदेश को निरस्त करने का फैसला किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है काफी बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए बिल्कुल प्रणय, और अभी भी फैसला पढ़ा जा रहा है। जस्टिस नागरत्ना फैसला पढ़ रही है, लेकिन फैसले का जो निष्कर्ष है वो सामने आ चुका है। और निष्कर्ष ये कि बिल्किस बानो के गुनहगारों को दोबारा से जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। उनकी रिहाई के गुजरात सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। एक बड़ा सवाल इस पूरे मसले को लेकर के यह था कि चूंकि अपराध गुजरात में हुआ लेकिन इस केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला, तो ऐसी सूरत में किस राज्य सरकार के पास समय से पहले रिहाई लेने का फैसला लेने का अधिकार होगा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि असल में रिहाई के बारे में फैसला लेने का अख्तियार महाराष्ट्र सरकार का बनता था, भले ही अपराध गुजरात में हो। गुजरात सरकार का रिहाई के बारे में फैसला लेने का अधिकार बनता ही नहीं था। एक और महत्वपूर्ण बात थी प्रणय, जिसकी आड़ लेकर के इस मामले में गुजरात सरकार ने दोषियों को समय से पहले रिहाई का फैसला लिया था। वो था मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जब एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि रिहाई के बारे में फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार को है। गुजरात सरकार 1992 की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक फैसला लेगी। और 1992 की गुजरात सरकार की पॉलिसी के मुताबिक 14 साल जेल में बिताने के बाद अच्छे व्यवहार के आधार पर दोषियों की समय से पहले रिहाई का प्रावधान था। तो इसी फैसले को आधार बनाते हुए गुजरात सरकार ने रिहाई का आदेश दिया था 15 दोषियों की। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मई 2022 का जो उसका आदेश था वो गलत था, इस लिहाज से क्योंकि उस वक्त जिस दोषी ने कोर्ट को अप्रोच किया था उसने कोर्ट को मिसलीड किया था, कोर्ट के सामने अहम तथ्यों को छुपाया गया था। और कोर्ट ने यहां तक कहा कि उस वक्त भी सिर्फ एक दोषी ने कोर्ट का रुख किया था, बाकी दोषियों ने कोर्ट का रुख नहीं किया था। लिहाजा उस फैसले को आधार बनाकर गुजरात सरकार ने जो फैसला लिया है सभी दोषियों की रिहाई का, वो गलत है। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं वो उनका अभी सामना आना बाकी है, उनका खुलासा होना बाकी है कि आखिर दोषियों को कब सरेंडर के लिए कहा जाएगा, कब उनके जेल जाने का रास्ता साफ होगा। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि गुजरात सरकार का आदेश निरस्त हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि गुजरात सरकार को ये फैसला लेने का अधिकार था ही नहीं। जी अरविंद, मैं लौटूंगा आपके पास में। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, आपको अच्छी तरीके से याद होगा गुजरात चुनाव के समय में काफी ये मुद्दा जो है वो राजनीतिक तूल का सबब भी बना था। जाहिर तौर पर आम चुनावों से पहले इस तरीके के फैसले को आने को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही खड़ा हूं और कांग्रेस पार्टी ने इसको जोर शोर से मुद्दा बनाया था। याद कीजिए कि बेटियों के साथ अन्याय वाला मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया था कि एक तरफ से आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक तरफ महिला के साथ अन्याय हो रहा है और उसमें आप चुप खड़े हैं और कहीं ना कहीं दोषियों को सजा कम करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं गुजरात चुनाव में भी इसको उठाया गया था और अब भी कांग्रेस पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से थोड़ी देर में देखिए कोई ना कोई ऑफिशियल बयान आने वाला होगा। कांग्रेस पार्टी इस मामले में एक स्टैंड लेगी और पॉलिटिकल
पॉलिटिकल मुद्दा भी लंबे समय रहा। देखिए 2002 से आज 2024 है और 2002 से ही मामला है और लगातार न्यायालय में 2008 में, 2013 में, 2022 में इस मामले में कहीं ना कहीं छूट इस आधार पर दी गई कि उनको दोष अपना पता है कि उन्होंने गलती की है और गलती के लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं और साथ साथ उनको एहसास हो गया है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इस आधार पर कई बार माफ़ी का नामा हुआ है कई मामलों में, इसको आधार बनाएगा। लेकिन चूंकि ये बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा रहा है गुजरात में लगातार 2007 के चुनाव में, 2012 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में और 2022 के चुनाव में भी, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पे अटैक करेगी और गुजरात में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी पर ये बड़ा आक्रमण होगा एक तरह से कहा जाए और बीजेपी के लिए एक झटका होगा कि उसके फैसले को, उसके सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला जो दिया है इसके अंदर गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद भी बता रहे हैं, अरविंद लगातार आप उस फैसले को ट्रैक भी कर रहे हैं, जरा ये बताइएगा कि इस मामले के अंदर चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में फैसला लेने का अधिकार है, क्या महाराष्ट्र सरकार का पक्ष इस मामले के अंदर अभी तक सामने आ पाया है? देखिए अभी महाराष्ट्र सरकार चूंकि इस मामले में पार्टी नहीं थी और महाराष्ट्र सरकार को अब ये तय करना होगा कि आगे चलकर के दोषियों की समय से पहले रिहाई के बारे में वो फैसला लेती है नहीं लेती है। महाराष्ट्र की रिमिशन पॉलिसी अलग है, जहां तक मुझे जानकारी है वहां पर शायद 25 साल के बाद दोषियों की समय से पहले रिहाई का प्रावधान है ऐसे जघन्य अपराध के लिए, हालांकि वो देखना होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि गुजरात सरकार के फैसले को कोर्ट ने निरस्त कर दिया। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि गुजरात सरकार ने तो फैसला लिया ही था, केंद्र सरकार की भी इस फैसले को लेकर के मंजूरी थी, तो ऐसे में एएसजी की तरफ से कोर्ट में डिफेंड किया गया था कि आखिर इस फैसले को लेने का आधार क्या है और यह तर्क दिया गया था कि दोषी को भी सुधार की गुंजाइश का अधिकार बनता है। लेकिन कोर्ट का सवाल यह था कि इतने ज्यादा लोग हत्या के मामले में दोषी हैं तो फिर सिर्फ इन्हीं 11 लोगों के लिए समय से पहले रिहाई का प्रावधान क्यों किया गया, सिर्फ इन्हीं को ही सिलेक्टिवली इसका फायदा क्यों दिया गया। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि ओरिजिनल रिकॉर्ड्स कोर्ट ने तलब किए थे गुजरात सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, और अभी जो फैसले पढ़ा जा रहा है उसमें जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि ये जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं स्टेरियोटाइप्ड नजर आते हैं, तो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स जो हैं उन पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और यह माना है कि रिहाई का जो आदेश है वो उपयुक्त नहीं है कानून की नजर में। अरविंद, जो दो जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, इस समय फैसला पढ़ा जा रहा है, लेकिन अगर कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से बात की जाए तो अब आगे का कदम क्या होगा, चूंकि इनकी रिहाई निरस्त हो चुकी है, यानी वापस ये सलाखों के पीछे? बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, मेरी नजर बस इसी बात पर है कि कितना सरेंडर के लिए इनको क्या कुछ वक्त दिया जाता है, कब, चूंकि ये सभी लोग बाहर हैं तो कब इनको सरेंडर करना होगा, कब इनके द्वारा जेल जाने का रास्ता साफ होगा, इसको लेकर के जो औपचारिकताएं हैं उस पर कोर्ट का आदेश अभी आना बाकी है। हो सकता है कि ऑपरेटिव पार्ट में ही कोर्ट ये साफ कर दे क्योंकि फैसला भी पढ़ा जा रहा है, अन्यथा लिखित आदेश में इस बात को साफ हो जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण फैसला है ये और समझा जा सकता है कि इस मामले में कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। यहाँ पर बार बार ये कहा गया कि सरकार का अधिकार बनता है रिमिशन पॉलिसी का, लेकिन कोर्ट ने यह साफ किया कि क्या रिमिशन का अधिकार मूल अधिकार है। और कोर्ट का बड़ा सवाल ये था कि सिर्फ इन्हीं 11 दोषियों को ही रियायत का अधिकार क्यों दिया गया, बाकी जो दूसरे कैदी हैं, अगर रिफॉर्मेशन की बात चल रही है तो उनके बारे में क्यों ऐसा नहीं सोचा गया। अरविंद, जरा ये भी बताइएगा कि गुजरात सरकार की तरफ से इस मामले के अंदर कोर्ट को क्या कुछ बताया गया था। हालांकि गुजरात सरकार की दलीलों को एक तरीके से नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर। देखिए, गुजरात सरकार की जो सबसे बड़ी दलील का जो सबसे बड़ा आधार था वो था मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। जैसा मैंने बताया कि एक दोषी ने उस वक्त कोर्ट को अप्रोच किया था और उसका यह कहना था कि भले ही ट्रायल महाराष्ट्र में चलाओ लेकिन गुजरात सरकार को फैसला लेने का अधिकार है उसकी समय से पहले रिहाई के बारे में, और यह फैसला 2014 की पॉलिसी के बजाय 1992 की पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए क्योंकि जो उसका कन्विक्शन हुआ वो 2008 में हुआ। एक महत्वपूर्ण बात है प्रणय यहाँ पर यह कि जो दोनों पॉलिसी है उनमें अंतर है। जो पुरानी पॉलिसी है गुजरात सरकार की उसके मुताबिक 14 साल जेल में बिताने के बाद समय से पहले रिहाई का प्रावधान, लेकिन जो 2014 की पॉलिसी है उसके मुताबिक जो हत्या और रेप जैसे जघन्य अपराधों के जो दोषी होंगे उनकी रिमिशन के बारे में विचार ही नहीं किया जाएगा। तो एक बड़ा सवाल यह था कि पुरानी पॉलिसी से होगा या नई पॉलिसी से गुजरात में भी। दूसरा सवाल था कि गुजरात सरकार फैसला लेगी या महाराष्ट्र सरकार लेगी। 2022 का जो जजमेंट आया एक दोषी की अर्जी पर, उसमें कोर्ट ने साफ किया गुजरात सरकार फैसला लेगी, और चूंकि कन्विक्शन 2008 में हुआ और उस वक्त जो पॉलिसी एग्जिस्ट करती थी वो 1992 की थी, लिहाजा 1992 की पॉलिसी के मुताबिक गुजरात सरकार फैसला लेगी और इसी आधार पर, फैसले के आधार पर यह फैसला ले लिया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 2022 का फैसला गलत था। उस वक्त दोषी ने कोर्ट को मिसलीड किया और उस वक्त सिर्फ एक दोषी ने अप्रोच किया था, लेकिन यहां पर जो फैसला लिया गया वो 11 दोषियों के बारे में लिया गया। और यह एक बड़ा आर्गुमेंट था इस मामले में पिटिशनर्स का कि एक
दोषी को लेकर के रिमिशन पर अलग अलग विचार होना चाहिए था, एक साथ। बिल्कुल अरविंद सिंह, 11 दिन तक इसकी सुनवाई चली थी, इसके अंदर अक्टूबर के अंदर फैसला रिजर्व रखा गया था और उसके बाद आज ये फैसला सामने आया। लेकिन रवि त्रिपाठी, इस फैसले के अंदर बिल्किस बानो तो याचिकाकर्ता थी ही सही, लेकिन अपोजिशन के लीडर भी थे सुहासनी अली, इसके साथ साथ महुआ मोइत्रा भी इसके अंदर एक याचिकाकर्ता थी और सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर बिल्किस बानो को की याचिका को जो है योग्य माना। मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन दर्शकों को जरा बता दें बिल्किस बानो केस दरअसल है क्या। तो गुजरात के अंदर 2002 के दंगों से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। बिल्किस के परिवार के करीब 7 लोगों की हत्या का यह मामला है। बिल्किस पर गैंगरेप करने के आरोप लगे थे और गैंगरेप के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बिल्किस बानो गैंगरेप की विक्टिम के तौर पर सामने आई थी और केस अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफर किया गया था 2004 के अंदर और सभी आरोपियों को 2004 के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद इस मामले का ट्रायल चला। सीबीआई कोर्ट से 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली थी। 7 दोषी जिनको इन आरोपों से इनके सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। इस केस के अंदर 2008 के अंदर 7 दोषियों को आरोपों से बरी किया गया था, लेकिन 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था 2018 में और दोषियों को हाई कोर्ट से राहत जरूर मिली थी कुछ केस के अंदर। और बिल्किस बानो केस का पूरा अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार को आदेश सामने आया था और बिल्किस को 50 लाख मुआवजा, नौकरी और घर देने के लिए कहा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुजरात सरकार को निर्देश दिए गए थे कि राहत दी जाए बिल्किस बानो को। और देखिए ये जो तमाम इफेक्ट है हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये केस आगे बढ़ा सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बिल्किस बानो के साथ साथ इसमें याचिकाकर्ताओं में महुआ मोइत्रा भी थी, साथ में सुहासनी अली भी थी जो सीपीएम की नेता हैं। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो अपोजिशन भी एक तरीके से इसके अंदर पार्टी था। बिल्कुल, उस समय आप देखिए ये सत्ता पक्ष था। एक वक्त की बात है, 2002 का एक केस है। 2002 में गुजरात में बीजेपी की सरकार थी और उसके बाद 2004 के बाद से लगातार केंद्र की सरकार रही है 14 तक। वैसी स्थिति में ये लोग लगातार कहीं ना कहीं इस मामले में, इसी वजह से आप याद कीजिए कि गुजरात से इस केस को शिफ्ट करके महाराष्ट्र दिया गया, क्योंकि लगा कि गुजरात में उसको न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए महाराष्ट्र में इस केस को शिफ्ट किया गया। और अब की बात करें, देखिए वाजिब बात जब कर रहे हैं अरविंद, तो देखिए एक बड़ा मसला है कि 2012 में जो निर्भया केस होता है, निर्भया कांड होता है, उसके बाद पूरा कानून बनता है और रेप एक बड़ा मुद्दा होता है कि रेप के बाद जो मर्डर का इशू है, ऐसी स्थिति में किस तरह का अपराध माना जाए और किस तरह की सजा होनी चाहिए। पूरे देश में बड़ा आंदोलन चलता है, एक बड़ी चर्चा होती है और उसके बाद कानून बनता है कि कितनी सख्त सजा होनी चाहिए। क्या रेप के दोषियों को माफी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, तो कानून तय करता है, कानून की भाषा होती है। लेकिन उस वक्त एक इमोशन जुड़ा था, तो वैसी स्थिति का फायदा उठाते हुए कानून बना और कहीं ना कहीं वही कानून आज काम आ रहा है। इन दोषियों को फिर से एक बार सलाखों में डालने के पीछे ये काम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। विपक्ष इसका आज जो विपक्ष है जब सत्ता में था, इसका खामियाजा भुगत चुका है। निर्भया केस का माहौल ऐसा बना था, मुझे आज भी याद है कि इंडिया गेट पर जिस तरह से कैनन चलाए गए थे और वाटर कैनन, इसी ठंड में 4 से 6 वाटर कैनन का पानी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी लोग नहीं हटे थे। लोगों में कितनी नाराजगी थी, लोगों में कितना गुस्सा था। लेकिन ये मामला गुजरात का है, तो कहीं ना कहीं जो रेप का केसेज होता है, रेप केसेज में जो अपराधी होते हैं उनको सजा में माफी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो आधार है 14 साल 25 साल अलग अलग स्टेट्स के हो सकते हैं। बिल्कुल, गैंगरेप से जुड़ा ये मामला है, गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ ये मामला। रवि, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बार फिर जल्दी से अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, क्या कोई और अपडेट मिल पाया है इसके अंदर अभी तक? चूंकि फैसला क्या पूरा कंप्लीट हो चुका है या अभी भी पढ़ा जा रहा है? 2 नई बातें हैं जो फैसले में आई हैं। पहला ये कि कोर्ट ने माना है कि गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई को लेकर जो अपने विशेषाधिकार है उसका दुरुपयोग किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने कहा कि मई 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था एक दोषी की रिहाई को लेकर, उस वक्त गुजरात सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि रिहाई के बारे में फैसला लेने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को है, गुजरात सरकार को नहीं है। यानी उस वक्त एक दोषी की अर्जी का गुजरात सरकार ने यह कहते विरोध किया था कि चूंकि ट्रायल महाराष्ट्र में चला है तो महाराष्ट्र सरकार फैसला लेगी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया कि गुजरात सरकार को फैसला लेने का अधिकार है, तो उस वक्त उस फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की। तो यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया है और यह माना कि उन्होंने अपने विशेषाधिकार पावर का दुरुपयोग किया है। और कोर्ट ने दूसरी बात यह कही कि मई 2022 में जो गुजरात सरकार का स्टैंड था वो अलग था। आज गुजरात सरकार कह रही है कि उसी फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन उस वक्त जो फैसला आया उसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की जहमत भी गुजरात सरकार ने नहीं उठाई। बिल्कुल अरविंद, जो आप कह रहे हैं बड़ी बात कह रहे हैं और जिस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई, काफी सख्त टिप्पणी कही जा सकती है गुजरात सरकार के खिलाफ। लेकिन मैं फिर लौटूंगा उसी सवाल
सवाल पर कि क्या ये 11 जो आरोपी हैं वो वापस सलाखों के पीछे जाएंगे? क्या कोई टाइम फ्रेम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले में? देखिए, अभी इस पहलू पर और क्लैरिटी आनी बाकी है। अभी फैसला पढ़ा ही जा रहा है और हमें भी इंतजार है कि इसको लेकर के कोर्ट क्या कुछ डेडलाइन तय करता है। जी अरविंद, लेकिन इस मामले के अंदर केंद्र सरकार, जैसा आप भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार भी इसके अंदर पार्टी थी, केंद्र सरकार की भी एक तरीके से इसके अंदर अनुमति थी और उसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी अपने तर्क और दलील रखी गई थी। इस फाइनल हियरिंग में जब हुई थी, ये 12 अक्टूबर को जब फैसला सुरक्षित रखा गया था, उस समय केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया था इस मामले के अंदर? देखिए, सरकार की तरफ से केंद्र या गुजरात सरकार की तरफ से जो एएसजी पेश हुए थे, उनका पूरी दलीलों का आधार 2022 का सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषियों के बारे में, दोषियों की रिहाई के बारे में फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार का बनता है। और सरकार का यह कहना था कि इन दोषियों का जेल के अंदर व्यवहार अच्छा रहा है और इसके आधार पर, चूंकि 1992 की पॉलिसी के मुताबिक फैसला लेना है और 1992 की पॉलिसी में 14 साल जेल में गुजारने के बाद उम्र कैद के दोषियों को समय से पहले रिहाई का प्रावधान है, लिहाजा इन दोषियों की रिहाई की गई। हालांकि इस आर्गुमेंट पर भी सवाल उठे प्रणय। मसलन ये कहा गया कि इनमें से जो 9 दोषी हैं उन्होंने पैरोल का दुरुपयोग किया। एक दोषी जब पैरोल पर बाहर आया तो उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा। तो ऐसे में किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि इनका कंडक्ट अच्छा था, उस पर भी सवाल उठे। सवाल इस बात पर भी उठे कि जो इस मामले में जांच एजेंसी है यानी सीबीआई, उसका ऐतराज था दोषियों की रिहाई को लेकर के। जिस जज ने फैसला दिया था, बॉम्बे हाईकोर्ट के जिस जज ने फैसला, निचली अदालत के बॉम्बे में जिसने फैसला दिया था, जहां पर ट्रायल चला था, उनको भी ऐतराज था इस बात को लेकर के। तो ऐसे में सिर्फ गुजरात सरकार और बाद में केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह फैसला ले लिया गया। तो कहीं ना कहीं इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने जो सरकार का, बिल्कुल अरविंद, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सामने आया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जी न्यूज़।